हुस्ना नाम था मेरा, मगर वो मुझको हुस्न शहजादी कहता था। मेरे वालिदैन और अयान की माँ बाप बरसों से हम दीवार थे। बचपन से हम बच्चों का आना जाना लगा रहता था। मैं बड़ी हो गई तो रोक टोक होने लगी। वालिद साहब ने हम बहनों पर हमसायों के घरों में जाने पर भी पाबंदी लगा दी। इन दिनों पर्दे की बहुत पासदारी की जाती थी, मगर अयान के घर जाने की आदत सी पड़ गई थी। उसकी बहन मेरी बहन की और उसकी भाभी मेरी भाभी की सहेलियां थीं। ताहम मेरी दोस्ती सिर्फ अयान से थी। बचपन की दोस्ती को इंसान नहीं भुला सकता। जब दिनों अयान को देखे गुजर जाते तो मैं अपने बड़े होने को कोसती, सोचती आए काश के बचपन के दिन ही हमेशा को ठहरे रहते। उधर वो भी मेरी कमी को शिद्दत से महसूस करता था। उन दिनों मैं 8वीं और वो मैट्रिक में था, जब बाबा जान की सख्त गिरी की वजह से हम मिलने से रह गए। मानी हुई बात है, जहाँ पाबंदियां लगती हैं वहाँ जोश और जुनून भी बढ़ता है। अब हम दोनों के पास इसके सिवा चारा ना था कि अपनी छतों से ताका झांकी करके एक दूसरे का दीदार कर लें। कुछ मुद्दत तो ये सिलसिला चला। एक रोज अयान की बड़ी बहन शीरीं बाजी ने जीने से छत पर आते हुए अपने भाई को मेरे साथ इशारों में बातें करते देख लिया। उसने अपनी भाभी जान बीबी से ये बात जा लगाई। यह वो जमाना था कि पड़ोस की बच्चियों का अपनी बच्चियों से बढ़कर ख्याल किया जाता था। अयान की भाभी ने अपने शोहर को आगाह किया कि छोटे भाई की खबर लो, ऐसा ना हो कि कल कला बातों का कुछ और मतलब निकल आए। वो बोले, ये लड़का समझाने से भी हेरा फेरी से बाज ना आया तो क्या करेंगे, जमाना बदल रहा है। ऐसा करो कि सुहेल साहब के वहाँ जाकर उनकी बीवी से बात करो। वो राजी हूँ तो रिश्ता पक्का कर लो, मंगनी हो जाएगी तो बदनामी का आधा खतरा टल जाएगा। मेरे वालिदैन ने भी बात निकल जाने के खौफ से हामी भर ली। गर्चे तब मेरी उम्र 13-14 बरस थी, मगर यही बाली उम्र ही मेरे वालिदैन के लिए किसी बड़े खतरे का सबब बन गई थी। मंगनी के बाद हम दोनों बहुत खुश थे। हमारे घर वालों ने भी सुख का सांस लिया। अच्छे दिनों की उम्मीद में हम दोनों के ये दिन हंसी खुशी गुजर गए। अयान का अफे का रिजल्ट आ गया। वो अच्छे नंबरों से पास था। उसकी छुट्टियां आते ही बाबा जान और अयान के भाई जान ने हमारी शादी की तारीख तय कर दी। शादी को 1 माह बाकी था कि बदकिस्मती से अयान के बड़े भाई का इंतकाल हो गया। उनके वालिदैन अयान के बचपन में वफात पा गए थे। भाभी और भाई ने ही उसको बाद में पाला पोसा और परवान चढ़ाया था। यूं हमारी शादी मुलतवी कर दी गई। अयान ने फैसला किया कि वो अभी शादी ना करेगा, क्योंकि उसकी 4 भतीजियां यतीम हो गई थीं। उसने अपनी भाभी से कहा, आपने माँ और भाईजान ने मुझको बाप बनकर पाला था, तो कैसे मैं शादी करके अपना घर बसा लूं और आप लोगों को बेजारो मददगार छोड़ूं। शादी के बाद जाने हालात कैसे हों। उसकी भाभी ने बहुत समझाया, वो ना माना और कह दिया कि आप हुस्ना के घर वालों को मना कर दें। वो या तो कुछ वक्त और इंतजार कर ले या फिर अपनी बेटी की जहां चाहे शादी कर दें। ये बात मेरे वालिदैन को बुरी लगी और उन्होंने झटपट जो रिश्ता आया मेरी शादी कर दी और मैं रोती धोती ब्याह कर अपने घर चली गई। शादी के बाद मेरे शोहर का तबादला कराची से हैदराबाद हो गया और मैं मेके से दूर हो गई। फिर जब बाल बच्चों में पड़ गई, मेके के अड़ोस पड़ोस की भी सुनगुन न रही। वालदा की वफात के बाद मेके जाना बहुत कम कर दिया था। उन्हीं दिनों भाभी कराची से एक रोज मिलने हैदराबाद आई। उनकी ज़बानी ये सुनकर हैरत ज़दा रह गई कि अयान की भतीजी जान बानो का कत्ल हो गया है। ये खबर दिल हिला देने वाली थी। बानो की सूरत मेरी आंखों में फिर गई। आह, वो तो बला की हसीन बच्ची थी। वो वाकई इतनी हसीन और प्यारी बच्ची थी कि घर भर की ही नहीं, अपने चचा अयान की भी जान थी। वो सबसे ज्यादा अपनी इसी भतीजी से प्यार करता था। अयान की भाभी को लड़कियों की फिक्र थी कि इनके बढ़ने में देर नहीं लगती। देखते देखते चारों ने कद निकाल लिए। जान दूसरे नंबर की थी, मगर सरोकद थी। उसका रिश्ता अपनी खूबसूरती के सबब पहले आ गया। माँ ने मना कर दिया कि पहले बड़ी का करूंगी, मगर जो रिश्ता आता वो जान बानों को मांग लेते। तभी भाभी ने सोचा इसी का पहले कर दूं, वरना और बैठी रह जाएंगी।
सो उन्होंने देवर से सलाह की। उसने कहा, ठीक है भाभी, अब जो रिश्ता आए तो बानों के लिए हाँ कर देना। इस बार एक अच्छे और खाते पीते घराने से रिश्ता आ गया। वो खातून अपने बड़े बेटे के लिए लड़की देखने आई थी। जब जान बानो पर नजर पड़ी, उसकी सूरत आंखों में खूब गई। सुतीले बेटे के लिए रिश्ता लेने आई थी, मगर अपने सगे बेटे का रिश्ता लेने की नियत कर ली कि ऐसी मोहनी सूरत वाली फिर कहाँ मिलेगी। उसने सोचा, बड़े के लिए कहीं और देख लूंगी। यूं पहले छोटे बेटे की शादी का एहतमाम कर डाला। इस बात का रंज उसके बड़े बेटे तारिक को पहुंचा, मगर वो खामोश हो रहा। जान बानो तारिक की बजाय खालिद की दुल्हन बनकर उनके घर आ गई थी। शादी के दिन जान बानो महज 16 बरस की थी और उसका दुल्हा 22 का, जबकि जेठ तारिक 28 बरस का हो चुका था। शादी के दिन जान बानो दुल्हन बनकर इतनी हसीन लग रही थी कि उस पर निगाह नहीं टिकती थी। मोहल्ले की औरतें कह रही थी कि ये कोई हूर है जो आसमान से उतरकर जमीन पर आ गई है। दस्तूर के मुताबिक जेठ दुल्हन को पहली बार देखने आया। जब उसने उसको देखा, सकते में आ गया। उसकी नजरें दुल्हन के चेहरे पर टिक गईं और नजर हटाने की ताब ना रही। दुल्हन ने उससे तोहफा लेकर शुक्रिया को निगाह ऊपर की तो जेठ की निगाहों में ऐसी हसरत की झलक देखी कि लरज कर रह गई। न जाने क्यों उसको इन वैरान सी निगाहों में वहशत भी नजर आई। तभी शोहर के घर में पहले ही दिन से वो खौफ के साए में जीने लगी। एक दिन उसने अपनी माँ से जिक्र किया, वो ससुराल में बहुत बेआरामी महसूस करती है। माँ ने सबब पूछा। कहने लगी, न जाने क्यों मुझको अपने जेठ से खौफ आता है। वो जब घर आता है तो मैं चाहती हूँ वो ना आए। उसका वजूद मेरे लिए वहशतनाक होता जाता है, क्योंकि मुझको देखकर उसकी आंखों में अजब तरह का तासुर उभरता है। माँ ने इसकी बात को कुछ ज्यादा अहमियत ना दी। सोचा कि अभी कम उम्र है, न जाने क्या सोचती है। वो जब मेके आती, ससुराल जाने को जी ना करता। जान बानो की शादी को बमुश्किल 2 माह गुजरे थे कि एक सुबह सास ने कहा, दुल्हन, आज मैं बड़ी बेटी के घर जा रही हूँ, शाम तक लौटूंगी। तुम घर का ख्याल रखना और खाना भी तैयार कर देना। तन्हा घर में रहने के खौफ से उसका जी बैठ गया। बोली, खाला जान, आप मुझको भी साथ ले चलिए, तुम घर ही रहो। तारिक और खालिद आएंगे, उनको खाना कौन देगा। वो सास का हुक्म मानने पर मजबूर थी। सास को घर से गए 1 घंटा गुजरा था कि दस्तक हुई। जान बानो का दिल धक धक करने लगा। वो दरवाजे के पास गई, मगर जवाब ना दिया। तभी दूसरी बार इतने जोर की दस्तक हुई कि उसने घबरा कर कुंडी खोल दी। जिसको देखकर सहम जाती थी वो आ गया था। जल्द ही जान बानो को एहसास हो गया कि वो जेठ का रास्ता रोके खड़ी थी। तभी वो सामने से हट गई और तेजी से कमरे में चली गई। उसके कानों ने कदमों की चाप को वॉशरूम की जानिब जाते सुना। तारिक हाथ मुंह धोकर निकला तो उसने बावर्ची खाने में झांका। जान बानो वहां नहीं थी। उसने आवाज दी, जान बानो, कहाँ छुप गई हो, खाना दो, भूख लगी है। वो उसकी आवाज सुन रही थी मगर उठ नहीं रही थी, जिसमें जैसे जान ना हो। तभी कदमों की आवाज उसके कमरे की तरफ बढ़ती सुनाई दी। खाना ना दोगी क्या, अभी तक नहीं पकाया? ये कहते हुए वो कमरे में चला आया। पक्का हुआ है, बस रोटी डालनी है, उसने नजरें मिलाए बगैर जवाब दिया। तभी नजर दीवार पर लगी अपने वलीमे की तस्वीर की जानिब उठ गई, जिसमें वो अरूसी जोड़े में अपने दुल्हा के साथ बैठी मुस्कुरा रही थी। वो डर के मारे तारिक की जानिब नहीं देख रही थी, क्योंकि आज बैरूनी दरवाजे से आते हुए वो उसको फैसला कुन नजरों से देख रहा था। वो गहरी खामोशी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। जान बानो अपनी जगह समेटने लगी। तभी अचानक तारिक ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा। चीख उसके मुंह से निकल गई। उसने झटके से हाथ छुड़ाने की कोशिश की तो कलाई में पड़ी सोने की चूड़ियां भी चीख उठी। नाजुक सी लड़की अपने कोमल कोमल हाथों से उसको खुद से परे करने की कोशिश करते हुए दरवाजे तक आ गई। जब देखा कि वो अपनी कमजोर मुदाफतियों से इस तूफान का मुकाबला नहीं कर सकती, तो सहमी हुई चिड़िया से जख्मी शेरनी बन गई और चिल्लाकर बोली, तारिक भाई, शर्म करो, हट जाओ सामने से, वरना जान दे दूंगी। अच्छा,
सब यूं ही कहते हैं मगर जान देना आसान नहीं। उसने जेब से चाकू निकाल कर कहा, माँ रिश्ता मेरा लेने गई थी और ब्याह दिया उसने तुमको अपने लाडले से। मैंने उसको कभी सुतीली माँ ना समझा था, उसने सुतीलापन दिखा दिया आखिर। अब इसके अंदर का वहशी इंसान पूरी तरह बाहर आ गया था और नाजुक सी बानो भी अपने नामूस पर निसार होने को नाजुक ना रही थी। वो पूरी कुव्वत से मुकाबिल आ चुकी थी। उसको शिद्दत से चीखते और लड़ते भड़ते देख वो और ज्यादा गुस्से में आ गया, जोश गजब से दीवाना हो गया। एक कमजोर लड़की हार मानने की बजाय उसको ललकार रही थी। उसने चाकू से वार पर वार शुरू कर दिए और वो खून में निहा गई। वो भागती हुई अपने कमरे से राहदारी में आ गई और जान बचाने को रास्ता तलाश करने लगी, मगर आगे कोई रास्ता ना था। अपनी जान बचाने से ज्यादा उसको इज्जत बचाने की फिक्र हो गई। इज्जत तो बच गई मगर जान ना बचा सकी। जब पुलिस ने जान बानो की रेजा रेजा हस्ती को तहवील में लिया, जिसके लहू में डूबे जिस्म पर चाकू के 22 वार लगे थे। पुलिस के आने तक तारिक निहात हो कपड़े बदल कर घर से निकल चुका था। घर को ताला लगाकर वो रेलवे स्टेशन चला गया। बाद में उसने पुलिस को बयान दिया कि स्टेशन चला तो गया मगर नहीं जानता था कहाँ जा रहा हूँ। दिमाग में तेज आंधी सी चलने लगी। मुझको एहसास हुआ कि ये मैंने बहुत गलत कर दिया है। इस मासूम लड़की का क्या कसूर था जिसको तकदीर ने मेरी नहीं बल्कि मेरे भाई की दुल्हन बना दिया था। मैं टिकट घर की खिड़की से हट गया, थाने चला आया और खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया, क्योंकि मेरी दिमागी हालत तेजी से बदलती जा रही थी। जान बचाने की फिक्र पर पछतावा गालिब आता जाता था। अगर मैं गिरफ्तार ना भी होता तो भी कभी न कभी जरूर पकड़ा जाता। इतना अरसा लंबी अजियत सहना पड़ती। अयान 17 साल बाद मुझको अचानक एक मेडिकल स्टोर पर मिल गया था। उन दिनों मुझे बेवा हुए बरस चुका था। उसने मुझको एक रेस्टोरेंट में थोड़ी देर साथ बैठकर चाय पीने की ऑफर की, जो मैंने कबूल कर ली, क्योंकि वो बहुत वैरान और खस्ता हाल लग रहा था और मैं जानना चाहती थी कि उसका ऐसा अहवाल क्यों है। तब उसने जान बानो की शादी से मौत तक का अहवाल कह सुनाया। मुझसे बातें करके रो रहा था। मेरा बचपन का साथी अब कभी मुझको अपने दुख सुख का साथी ही जानकर दिल का गम सुना रहा था और मैं दम बखुद सुन रही थी। जान बानो वाकई हमारी जान थी। वो मुझको अपनी औलाद की तरह अजीज थी। अपनी इन्हीं यतीम भतीजों की खातिर मैंने तुमको इतना गम दे दिया। तुमसे शादी नहीं की, अपनी खुशियों से भी मुंह मोड़ा। इन बच्चियों को बाप के प्यार की कमी महसूस न होने दी, मगर जान की मौत का गम भूलता नहीं है। तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की, जबकि तुम्हारे भाई की बेटियां अब तो अपने घरों की हो चुकी हैं। भाभी बानो बीबी ने दूसरी बार मेरी शादी की बात किसी घराने में तय करा दी थी, मगर मैंने इरादा तर्क कर दिया, क्योंकि मेरी भतीजी के कातिल को सजाए मौत न हो सकी थी। वो बाद में अपने इकबाली बयान से भी मुनहरिफ हो गया था। खालिद ने भी अपने भाई को फांसी के फंदे से बचाने के लिए काफी कोशिश की, मगर वो सजाए उम्र कैद का मुस्तहक करार पाया। 14 तवील बरस मैंने अंगारों पर लौटकर गुजार दिए। मैं चारपाई पर ना सोया, नए कपड़े कभी नहीं पहने, कभी पूरा खाना ना खाया, किसी खुशी में शिरकत नहीं की, कभी ईद नहीं मनाई, सिर्फ इसलिए कि कातिल बाहर आए तो उसको जिंदा पाऊं और फिर अपने हाथों से जहन्नम वासिल करूं। भाभी बानो बीबी से भी कहता था कि मैं जिंदा इसीलिए हूँ कि जान बानो के कातिल को इंतकाम की इस आग से बुझा दूं जो दिन रात मेरे वजूद को जिलाती रहती है। मैंने इसी सबब शादी ना की। बिलाखिर ये मुद्दत इंतजार तमाम हुई। वो दिन आ गया जब तारिक सलाखों से बाहर आया। उसकी सजा का अरसा पूरा हो चुका था और मैं उसके घर के बाहर उसकी आमद का इंतजार कर रहा था। अब मैं इसको मजीद सांसों की मोहलत ना दे सकता था, मगर खुदा को ये मंजूर ना था कि मैं अपनी बेगुनाह भतीजी के खून का बदला अपने हाथों से ले सकूं और कातिल बनूं। वो घर आया तो मगर अफसोस जिंदा नहीं, मौत की चादर में मुंह छुपाकर। वो पेशावर से आगे कहीं अपने आबाई इलाके को
निकल रहा था कि हाईवे पर उसकी सवारी हादसे का शिकार हो गई। वो मौका पर हिलाक हो गया। कुदरत के खेल निराले हैं। 14 साल की सजाए उम्र पूरी कर लेने के बाद भी उसको माफी न मिली और वो जिंदा अपने घर के दरवाजे के अंदर कदम न रख सका। मौत ने तो यूं भी उसको उसके घर तक आने की मोहलत न देनी थी। मैं नाहक बदले की आग में खुद को जलाता रहा, हर खुशी को हराम कर लिया, जबकि कुदरत ने खुद उससे बदला लेना था। ये मेरी खाम ख्याली थी कि कानून को हाथ में लेना चाहता था। अब सोचता हूँ बेशक इंसान फानी है, मगर मैंने अपनी जिंदगी को फना करके क्या पाया। ये कहकर अयान ने आंसू पूछे। उसके बाल सफेद थे और वो अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़ा नजर आ रहा था। उसने अपना दुख मेरी गम गुसारी के कासे में डाला और चला गया। इसके बाद वो मुझ